हेलो मित्रों, मैं मानवेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अंतरिक्ष कचरा क्या होता है, केस्लर सिंड्रोम क्या होता है, और इस केस्लर सिंड्रोम को दूर करने के लिए वर्तमान में कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें अंतरिक्ष के बारे में देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि अंतरिक्ष या स्पेस किसे कहा जाता है। तो मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक लाइन खींची गई है। उस काल्पनिक लाइन का नाम दिया गया कारमन लाइन। क्या नाम दिया गया? कारमन लाइन नाम दिया गया। और ये जो कारमन लाइन जो होती है, इससे ऊपर का जो भी क्षेत्र है इसी को स्पेस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? स्पेस। अब यहां से थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे तो देखो 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यानी ये 160 है और ये 2000 वाला है, इसको कहा गया लो अर्थ ऑर्बिट। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है। तो यहाँ 160 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। फिर देखिए यहाँ से 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786, ये इसका एक साधारण, इसको जनरल में कहें तो 36,000 भी बोल दिया जाता है। ये 36,000 किलोमीटर तक वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, या इसी को मियो कहा जाता है। और इससे 35,786 से ऊपर लेकर 42,000 किलोमीटर तक वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लिख देते हैं 42,000 किलोमीटर तक वाला जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? इसी को, इससे ऊपर वाले को कहा जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट। अब इसमें स्थिति यह है कि इसमें जो फिक्स, जो कि 35,746 किलोमीटर पे, 35,786 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, जो कि फिक्स यहीं पे जो उपग्रह उड़ते हैं उस, या फिर यहीं पे जो उपग्रह है वह विचरण करते हैं, तो इस ऑर्बिट को नाम दिया गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी जीएसओ कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ विशेष पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि इस एलईओ में या एमईओ में या फिर जीएसओ में जो भी उपग्रह हमने छोड़े हैं, तो वर्तमान समय में ये काम कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ में इन उपग्रह की भी आयु होती है और आयु पूर्ण होने के बाद में उपग्रह है वह निष्क्रिय हो जाते हैं। अब ये जो निष्क्रिय उपग्रह हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, निष्क्रिय उपग्रह हैं वह कहलाते हैं अंतरिक्ष कचरा। इसके अलावा इन उपग्रहों को छोड़ने के लिए जो रॉकेट गए हैं, उस रॉकेट के भी कई चरण वहीं पे रह जाते हैं, उसे भी कहा जाता है अंतरिक्ष कचरा, क्योंकि यह सिर्फ कचरे के समान है, इनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष कचरे से क्या तात्पर्य होता है। तो सिंपल पॉइंट है कि ऐसे निष्क्रिय उपग्रह और जो रॉकेट के चरण वगैरह है जो अंतरिक्ष में उपस्थित है, जो वर्तमान समय में मानव के कोई काम नहीं आ रहे, तो उन सभी को सम्मिलित रूप से अंतरिक्ष कचरा कहा जाता है। फिर एक पॉइंट है कि ये जो अंतरिक्ष कचरा है इससे हमें नुकसान क्या हो गया। तो नुकसान ये है कि एक तो अंतरिक्ष कचरा है, उससे ऐसे कई प्रकार के टॉक्सिक पदार्थ भी निकल रहे हैं जो कि ओजोन लेयर को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कहेंगे कि अंतरिक्ष कचरे के कारण वायुमंडल भी प्रभावित हो रहा है, ओजोन की लेयर भी प्रभावित होती है। इसके अलावा ये जो अंतरिक्ष कचरा है यह किसी अन्य सक्रिय उपग्रह से टकरा जाए तो सक्रिय उपग्रह को भी नष्ट कर देता है, और इस प्रकार से वायुमंडल का भी नुकसान हो रहा है। और ये टकरा कर जो सक्रिय उपग्रह जो है इसको भी अंतरिक्ष कचरा नष्ट कर रहा है, और इसी प्रभाव को कहा गया केस्लर प्रभाव, या इसी सिंड्रोम को कहा गया केस्लर सिंड्रोम। तो इसके बारे में देखिए हल्की सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अंतरिक्ष कचरा किसे कहा जाता है। तो सिंपल पॉइंट है कि मानव द्वारा निर्मित वे निष्क्रिय वस्तुएं जो अंतरिक्ष में उपस्थित हैं तथा अनुपयोगी हो चुकी हैं, उन्हें अंतरिक्ष कचरा कहा जाता है। जैसे कि निष्क्रिय उपग्रह, जैसे कि रॉकेट के हिस्से आदि हो जाते हैं। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए केस्लर सिंड्रोम किसे कहा जाता है। तो अंतरिक्ष कचरे के कारण वायुमंडल तथा सक्रिय उपग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, यानी जो सक्रिय उपग्रह हैं उन पे भी अंतरिक्ष कचरा है वह टकरा रहा है, तो टकरा के इनको भी नष्ट कर रहा है। और इसी प्रभाव को कहा गया, या इसी सिंड्रोम को कहा जाता है केस्लर सिंड्रोम। और केस्लर सिंड्रोम कहाँ हुआ है, इसके लिए कुछ उदाहरण भी हैं। अगर बात करें 1981 में, तो 1981 में रूसी कॉस्मोस 1275 उपग्रह जो है वह अंतरिक्ष मलबे या अंतरिक्ष कचरे से टकराने के कारण इसके क्षतिग्रस्त हो गया था, और यह इस प्रकार से क्षतिग्रस्त होने वाला पहला उपग्रह भी था। इसी के अंतर्गत बात करें कि 2013 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान जिसका नाम है GOES 13, यह भी एक प्रकार का उपग्रह है, और यह भी अंतरिक्ष मलबे या अंतरिक्ष कचरे से टकराने के बाद में यह भी नष्ट हो गया था।
फिर यहाँ से केस्लर सिंड्रोम हो चुका है। फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि देखो यहाँ पे जो अंतरिक्ष कचरा है वह अंतरिक्ष कचरा किस किस देश से कितना कितना जो है वह अंतरिक्ष कचरा जो है निष्कासित किया गया है, या कहेंगे अंतरिक्ष कचरा के रूप में कितने कितने अंश जो है वह विद्यमान है। तो सबसे ज्यादा बात करें रसिया की, तो देखिए रसिया जो है उसका जो अंतरिक्ष कचरा है वह सबसे अधिक है, यानी 7032। इतना जो छोटा छोटा इसका अंतरिक्ष कचरा जो है, इतने इसके पार्टिकल जो है वह मौजूद है। यूएसए के करेंगे तो यूएसए में होता है 5216। इसी प्रकार चाइना जो है तीसरे नंबर पे, इसका है 3854। इसी प्रकार फ्रांस भी है, जापान भी है, फिर इंडिया भी है, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और यूनाइटेड किंगडम भी है। तो यहां से ये बात करें, फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष का जो कचरा है या मलबा है उसको हटाने के प्रयास क्या किए गए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे, एक तो है क्लियर स्पेस। क्लियर स्पेस क्या करेगा कि जितने भी जो अंतरिक्ष कचरे के जो टुकड़े हैं उनको सीधा यह कैच करेगा वहां से, और कैच करके वहां पे यह ग्रेवयार्ड एक कक्षा होती है जो कि GSO यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से 300 किलोमीटर ऊंचाई पे स्थित होती है, वहां पे ले जाकर उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्लियर स्पेस, अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े को कक्षा से हटाने वाला पहला मिशन यह 2026 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च करने की योजना है। और यह लॉन्च करके क्या करेगा कि यह अंतरिक्ष कचरे को पकड़कर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट जो होता है उसमें छोड़ देगा। अब इस यहां से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और एक और इसमें मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है रिमूव डेब्रिस। इस मिशन का उद्देश्य जो है वह सक्रिय मलबा हटाने वाली प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना, यानी कि ये सभी जो है वह इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो मलबे को हटाती है। और इसका उद्देश्य, ये जो मिशन है इसका उद्देश्य है इनकी जांच करना कि यह मलबा को हटाने में कितना कारगर साबित हो सकती है। ये वाला पॉइंट भी हमें याद रखना है। फिर इसके बाद में है कि ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए ग्रेवयार्ड कक्षा या ग्रेवयार्ड ऑर्बिट या जंक ऑर्बिट से क्या तात्पर्य होता है। तो अभी हमने याद किया था कि जो 36,000 किलोमीटर पर या 35,786 किलोमीटर पर जो GSO उपस्थित है यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट उपस्थित है, उससे लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई पर एक और ऑर्बिट है जिसका नाम रखा गया ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। और ये जो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट है यहीं पर अंतरिक्ष कचरे को पकड़कर यहीं पर डाल दिया जाएगा ताकि यह पृथ्वी पे नहीं गिरे, पृथ्वी पे कोई नुकसान भी नहीं हो। तो यही बात है देखिए कि यह जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ऑर्बिट होता है जो उपग्रह जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में उपस्थित है और बाद में वह निष्क्रिय हो चुके हैं। तो ऐसे उपग्रह निष्क्रिय होने पर उनको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा। सिंपल पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।